हेलो मित्रों, मैं अर्जुन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। इस सेशन में मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं आपके उनकी सीट लेकर आया हूं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ओएमआर शीट वाला होने वाला है, तो उसके लिए ये जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। सारी की सारी तो आइए क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं, ये सारी की सारी देखिए हमने यहाँ पर ये सारे के सारे लिख रखा है पहले से। ठीक है, आपको इससे जो है ये वीडियो देखेंगे और इसको जो है क्वेश्चनों को सारे के पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने लिख रखा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, तप्त निकिल चूर्ण की उपस्थिति में एथीन CHO4 लिखा हुआ है, जो एथीन तथा हाइड्रोजन की अपक्रिया जो करेगा तो वह अपक्रिया कौन सी अपक्रिया कहलाएगी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जैसे प्रतिस्थापन अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया है, इसी के साथ साथ उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, वियोजन, अपघटन, ये सारी की सारी अपक्रिया है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया है जो ये अपक्रिया है एथीन हाइड्रोजन गैस से अपक्रिया करेगी, तो इसमें जो है ये कौन सी अपक्रिया होगी। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, प्रतिस्थापन, योगात्मक, या फिर ऊष्मीय वियोजन होगा या अपघटन होगा। तो सीधी सी बात है, देखिए आपको पता है कि एथीन की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है इसका एथीन का जो डबल बॉन्ड होता है उसका जो है तोड़ करके दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन के पास जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से ये जो है एथेन में परिवर्तित हो जाती है, एथेन में परिवर्तित हो जाती है। इससे यह क्लियर होता है कि हाइड्रोजन जो है कहीं ना कहीं इस समूह में जो जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जो है C2H4 बोले तो एथीन में कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, तभी तो यहाँ पर C2H6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा हुआ है, जहाँ पर भी कोई यौगिक अगर आपस में जुड़ता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, योगात्मक अपक्रिया हो जाती है। वो क्या योगात्मक अपक्रिया हो जाएगी, इसका मतलब इसको योगात्मक अपक्रिया, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट की क्रिया फेरस से कराने पर फेरस सल्फेट व कॉपर प्राप्त होता है। उसने क्रिया को आपको बता दिया है। कॉपर सल्फेट की क्रिया जो है फेरस से कराने पर, बोले आयरन लोहा से कराने पर जो है इसमें कॉपर सल्फेट जो है फेरस सल्फेट में प्राप्त परिवर्तित होकर हो जाता है, और उसके साथ साथ क्या है, कॉपर भी प्राप्त होता है। तो उसने ये पूछा है ये क्रिया कौन सी होगी, वही जो अभी ऊपर हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट जो था, कॉपर सल्फेट इससे जो है Fe से क्रिया की, तो इसके में क्या हुआ, कॉपर की जगह पर Fe आ जाएगा और Fe की जगह पर जो है कॉपर आ जाएगा। तो आप जानते हैं, देखो ये क्या हुआ, एक दूसरे के स्थान बदल गए। अगर आपने पीछे से अच्छे से पढ़ा हुआ तो इसमें क्या होगा, ये प्रतिस्थापन क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापन क्रिया। तो इसका ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 3, नौसादर NH4Cl जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर जो है अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको जो है गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्राप्त होता है, तो जिसे ठंडा करने पर पुनः से वही चीज़ बोले तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड जो है प्राप्त हो जाता है। तो उसने ये पूछा ये अपक्रिया कौन सी है, ये अपक्रिया कौन सी है। और आपने अगर पीछे पढ़ा हुआ, सीधी सी बात है, क्या है कि अगर कोई क्रिया दोनों तरफ से संपन्न होती है तो वो क्या कौन सी क्रिया हो जाती है, उत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही हो जाएगा, उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 उत्क्रमणीय अपक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए ये दिया गया है उत्क्रमणीय अपक्रिया की अपक्रिया नहीं है, इसमें से पूछा गया, 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। इसमें पूछा गया उत्क्रमणीय अपक्रिया की नहीं है, और वही ये देखिए ये ऊपर जो क्रिया दी गई ये वाली भी जो है उत्क्रमणीय अपक्रिया की थी, उसमें भी अगर आप करेंगे तो उसमें ये चिन्ह जो है ये वाला दिखाएंगे दोनों तरफ से ये। ठीक है, अब इसमें से सीधी सी बात है, आपको ये क्लियर हो गया कि जिसमें जिसमें ये चिन्ह लगा हुआ है ये दोनों तरफ से संपन्न होने वाली क्रिया है, वो क्या होंगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं। और जिसमें नहीं लगा हुआ वो जो है और कोई दूसरी क्रिया है। वैसे ये आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर ये क्या होता था, ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। क्या है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है ये। ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, इसको जो है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया हो जाएगी ये। लेकिन हमसे ये पूछा गया उत्क्रमणीय अपक्रिया नहीं है, तो हम इसका जो है आंसर क्या सही होगा, क्वेश्चन ये जो है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है, हमसे पूछा गया, तो हमने इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें क्या है, निम्न में प्रबल वैद्युत अपघटन नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया, जो ये ऑप्शन दिए गए इनमें से प्रबल वैद्युत अपघटन नहीं है, अपघटन नहीं है। ठीक है, इसमें से इसका मतलब ये है प्रबल वैद्युत अपघटन, मतलब विद्युत का अपघटन जो है प्रबल रूप से नहीं दिखाता है। ठीक है, ये पूछा गया इसमें। ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में क्या होगा, अगर आप विद्युत को प्रभावित करेंगे तो वो सीधी सी बात है अमोनियम क्लोराइड सादर जो है विखंडित हो जाता है। इसी प्रकार सोडियम एसीटेट भी और पोटेशियम नाइट्रेट भी ये विखंडित हो जाते हैं, अपघटन जो है दिखाते हैं। लेकिन हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे बोलते हैं, ये जो है हमारा वैद्युत अपघटन नहीं है, प्रबल वैद्युत अपघटन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अब अगला पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अब ये ऑप्शन दिए गए आपको पढ़ना है, कौन सा सही है वो बताना है। जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाते, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं। यहाँ पर सॉरी ये हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको पता है कि जो भी अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जल में जलीय विलयन से क्रिया करके H+ आयन देते हैं, और जबकि क्षार जो होते हैं वो OH आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH आयन। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्या, अम्ल जो है जलीय विलयन से क्रिया करके H+ आयन देते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 7, अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। इसमें पूछा गया अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है, मतलब किस पर निर्भर करती है, उनके आयनन की मात्रा पर, उन अणुभार पर, या तुल्यांकी भार पर, या क्वथनांक पर। तो सीधी सी बात है, आयनन की क्षमता या बोले उसकी प्रबलता जो है निर्भर करती है, अम्ल या क्षार किसी की भी है तो वो जो है उनके आयनन मात्रा पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, अब ये पूछा गया उसमें, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका घनत्व कम होता है या सरलता से अपघटित हो जाता है। ये तो गलती हो जाएगा क्योंकि एसिटिक अम्ल सरलता से अपघटित नहीं होता है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ तीसरा नंबर ऑप्शन जो है, आयनन मात्रा कम होती है, आयरन मात्रा कम होती है। तो इसका जो है यही जो है ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, आयरन मात्रा जो है इसकी कम होती है, बाद बाकी इसका जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है प्रबल अम्ल पूछा गया, आपको बताना है प्रबल अम्ल कौन सा है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रबल अम्ल कौन सा होता है, आपने पढ़ा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। हालांकि एसिटिक अम्ल भी है, ये प्रबल नहीं है। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल होता है। तो प्रबल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से अगला, निम्न में से दुर्बल अम्ल है। अब देखिए आपसे यहाँ पूछ दिया गया दुर्बल अम्ल है, तो आपको क्या करना, आप देखिए यहाँ पर आपको पता है H2SO4 प्रबल होता है, तो ये तो दुर्बल नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है इसको, तो ये तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जो है इससे जो है, हालांकि इससे कम होता है, लेकिन ये जो है प्रबल की लिस्ट में आता है। लेकिन इसका क्या हो, नाइट्रिक अम्ल जो है वो भी कुल मिलाकर जो है अच्छा खासा जो है अम्ल होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है HCN, ये जो है हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है, दूसरा ऑप्शन नंबर दूसरा। निम्न में से प्रबल क्षार है, इसे पूछा गया प्रबल क्षार, अधिक क्षारीय जो होता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो आपको दिए गए हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखेंगे अगर सबसे प्रबल हमने क्षार जो है आपको अगर आपने पढ़ा है तो उसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है नहीं, तो आप जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन लगाएंगे इसको। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ऑप्शन लगाएंगे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में अधिक होता है, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में अधिक होता है, मतलब अधिकता होती है वो आपको बताना है। प्रबल अम्ल की सीधी सी बात है, देखो अम्ल है तो उसमें देखो H+ आयन की अधिकता होगी, H+ आयन के ऊपर भी हमने इसे पढ़ा, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, अच्छा ये pH मान वाला आपसे पूछ देगा। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है, तो इसका pH मान कितना होगा। आपको हाइड्रोक्साइड बोले तो OH आयन की सांद्रता दी गई, तो आपको पहले यहाँ से H+ आयन की सांद्रता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको H+ आयन की सांद्रता निकालने के लिए जो है आपको जल का जो है
बिलियन होता है, पीएच मान होता है, सांता 1 × 10⁻14 होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एच और ओ एच में से तोड़ लेंगे, तो ओ एच की जो है आपको दी गई है, तो आप जब इसे इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है 14 में से 10⁻12 घट जाएंगे, तो -14 ही बचेंगे। कुल मिलाकर इसका जो है आंसर जो है पीएच मान 2 आ जाएगा। पीएच मान कितना आ जाएगा, 2। तो आप इसका ऑप्शन नंबर पहला ठीक लगाएंगे इससे सॉल्व करने का। इसके लिए पीएच = -log H + आयन की सांद्रता, उसे जो है लिखा जाता है। एक जलीय विलयन का पीएच मान 4 है, विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में क्या होगी, ये पूछा गया, ठीक है। तो आपको सीधी सी बात है, इसमें पीएच मान दे दिया, वही वाला फार्मूला लगाना है। तो इसमें क्या होगा, ये 4 जो है आपकी बार 10 की पावर बन जाएगी, ठीक है। पावर बन जाएगी तो ये -10 की पावर -5, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, आपसे पूछा गया। देखो 0 जो है शुद्ध, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रबल, प्रबल अम्ल का होता है, और 14 जो है प्रबल क्षार का होता है, ठीक है। और ये अब 0 से थोड़ा कम है, ये भी क्षार होगा। तो आपसे शुद्ध जल का पूछा गया, शुद्ध जल होता है उदासीन, तो इसका पीएच मान 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 16 जो लिखा है, इसमें 0 पीएच मान वाला विलयन होता है। 0 पीएच मान वाला, सीधी सी बात है, अभी जो बताया आपको क्या होता है, 0 पीएच मान वाला अम्ल होता है। अम्ल की जो है पीएच मान 0 होता है, कम 0 होता है, और अगर ज़्यादा पूछ दिया 14 या अधिक पूछ दिया, संख्या दे दिया, तो वो क्षार हो जाएगा। प्रबल क्षार का पीएच मान होगा, प्रबल क्षार का पीएच मान होगा, आपसे पूछा गया। प्रबल भाई वाला आ गया, अम्ल का हो गया 0, प्रबल क्षार का 14 होगा, ठीक है। प्रबल क्षार का कितना होगा, प्रबल क्षार का 14 होगा। तो आप इसका ये जो है ऑप्शन नंबर 4 लगा सकते हैं, सही, ठीक है। 18 इसमें दिया क्वेश्चन नंबर, क्षारीय विलयन के फेनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है, मतलब क्षारीय विलयन में फेनोल्फ्थालीन अगर जो है मिलाया जाए तो उसका रंग हो जाता है कैसा, फेनोल्फ्थालीन होती है, तो इसका रंग जो है आपको ये जो है याद होना चाहिए, लाल हो जाता है, ठीक है। इसका जो है लाल हो जाता है।